पिता ने उसके बच्चे को चेहरा देखा तो बच्ची तो एक्सपायर हो चुकी थी उसमें। एक दिन की बात थी, मैं वहाँ पर रेस्क्यू सेंटर पर गया तो देखा क्या लोगों ने डॉग्स को भगा दिया था वहाँ से। एक इंसान दुनिया से हटकर एक अलग राह पर चलता है तो कई बार उसे पागल कहा जाता है। रात को मेरे पास 10 बजे फोन आता था कि तुम्हारी FIR की जा रही है, तुम्हें धमकियाँ दी जाती तुमको, मैं तुम ज़्यादा डॉग को रखोगे या उनको ज़्यादा केयर करोगे तो तुम्हारे साथ मैं बहुत गलत करवा दूंगा। सीमित तनख्वाह में आप इतने सारे जो डॉग्स थे उनके लिए शेल्टर होम कैसे बना पाए? जब दुख से जुड़ता है तो मरहम बनता है और जब इंसान किसी के दुख से जुड़ता है तो वो सच्चा इंसान बनता है। मदर टेरेसा जी की एक बात बहुत ज्यादा याद आती है कि अगर आप 100 लोगों को खाना नहीं खिला सकते तो किसी एक का पेट जरूर भरना। जब कोलकाता की गलियों में मरते हुए लोगों में से किसी एक को उन्होंने गले से लगाया था तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाया था कि आप ही क्यों। तब उन्होंने कहा था कि अगर मैं उसकी सहायता नहीं करूंगी तो कौन करेगा। लेकिन सच बात यह है कि जब आप किसी एक के दुख से जुड़ते हैं ना तो आप समाज के दर्द से जुड़ जाते हैं। और आज एक ऐसे ही इंसान हैं जिनके पास सीमित साधन थे लेकिन दुख अपार था, दर्द अपार था, जहां उनकी भावनाएं लोगों के दुख से जुड़ जाया करती थीं और बेजुबानों के दुख से उन्होंने ये सफर शुरू किया। इसके बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कैंसर से पीड़ित थे, उनके साथ उन्होंने अपने दर्द को बांटा और वो उनके मसीहा बन गए। तो आज हमारे साथ हैं अजय जी। थैंक यू सो मच अजय जी फॉर कमिंग टू RJ आरती टॉक्स एक सफरनामा। धन्यवाद RJ आरती जी, आपने इस सफरनामा में मुझे बुलाया। अजय जी, पहली बात तो आप बहुत अच्छे कार्य से जुड़े हैं जहां लोग सिर्फ समाज सेवा का नाम लेते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी में ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने आपको नेचुरली इन चीजों से जोड़ दिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो बेजुबानों की जो आपने सहायता की, उनके दुख से जो आप जुड़ गए, आप उनके दर्द को समझ पाते हैं, तो ये जो सफर था वो कैसे शुरू हुआ? एक बहुत अच्छी कुछ लाइनें ऐसी हैं कि मेरी आंखों में देखोगे तो मुझे खुश पाओगे, लेकिन मेरे हृदय में देखोगे तो मैं दर्द का सैलाब हूँ मैं। तो मैंने वो दर्द उन बेजुबान जानवरों में देखा, मैंने वो तकलीफ़ें उन बेजुबान जानवरों में देखी। मेरे जीवन की शुरुआत एक डॉग से हुई। बेचारा वो उस डॉग को किसी ने टक्कर मार दी थी वाहन से, तो बेचारा करहा रहा था, दर्द से बहुत तकलीफ में था, वो बिल्कुल असहाय था वो। तो मैं वहाँ पर गया तो डॉग को देखा तो उसको उठा के लाया। तो जब मैं उठा के लाया तो बताया कि उसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा चेंज है, पूरा टूटा हुआ है वो। तो बस ये थी, इसकी सांस चल रही थी। तो हम उसको लेके आए और उसको डॉक्टर से इलाज कराया। फिर मैंने उसको एक जगह शेल्टर होम में रखा उसको। तो जब शेल्टर होम में उसको रखा तो दोस्तों ने कॉल किया कि अजय एक काम करो कि हम लोग और भी डॉग्स को रख सकते हैं, और भी बेजुबान जानवर यहाँ पर हैं, उन बेचारों को कोई हेल्प नहीं कर पा रहा, कोई केयर नहीं कर पा रहा, बेचारे एक्सीडेंट से मर रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों की मदद से मैंने एक शेल्टर होम अच्छा से बनाया। तो वहाँ पर हम लोगों ने और डॉग को केयर करने लगे, उनको लेके आते थे, उनको खाना की व्यवस्था करते थे, उनके दवाइयों की व्यवस्था करते थे। धीमे धीमे कंडीशन ये थी कि हमारे पास डॉग्स की संख्या बढ़ रही थी, क्योंकि और ही जैसे शहर में वहाँ पर डॉग्स को केयर करने वाला वहाँ पर कोई था भी नहीं, ना ही वहाँ पर कोई शेल्टर होम में, ना रेस्क्यू सेंटर वहाँ पर कोई है। तो जैसा मैंने सुना है कि आप तो एक सरकारी टीचर हैं, तो एक टीचर की छोटी सी मतलब सीमित तनख्वाह में आप इतने सारे जो डॉग्स थे उनके लिए शेल्टर होम कैसे बना पाए और कैसे साधनों को आपने जुड़ाया? आरती मैम, उस समय जिस समय मैंने ये शेल्टर होम खोला हुआ था उस समय मेरे पास में गवर्नमेंट जॉब नहीं थे। अच्छा, उस समय नहीं थी आपके नहीं पास? थी मेरे पास गवर्नमेंट जॉब। उस समय मैं एक कोचिंग पढ़ाता था। दरअसल मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ, CDP साइकोलॉजी, टैट सुपर टैट बच्चों के लिए। तो वहाँ से कोचिंग सेंटर से मुझे पैसे आते थे, तो इन बेजुबान जानवरों के लिए खाने और के खर्च में लगाता था, उनके दवाई खर्च में मैं स्पेंड करता था। तो उससे इन बेजुबानों का जो खर्चा था वो सारा हो जाता था। तो परिवार से कभी विरोध नहीं आया कि जो कमाते हो? बहुत विरोध आया जी। मेरी मम्मी पापा नाराज होते थे, मेरे रिलेटिव्स लोग नाराज हुआ करते थे, मेरी वाइफ नाराज हुआ करती थी, कहाँ से पकड़ लाते ये डॉग्स को, वहाँ पर तुम्हें बीमारी हो जाएगी, कोई डॉग काट लेगा तो तुमको कोई समस्या हो सकती है। तो लेकिन फिर भी क्योंकि उनका दर्द मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होता था, तकलीफ महसूस होती थी, और उनका जो प्यार था बेजुबान जानवरों का मैं महसूस करता हूँ कि जब भी मैं उस गली से गुजरता था जहाँ पर मेरा रेस्क्यू सेंटर हुआ करता, तो बेचारे पहले से ही जान जाते थे मुझे यहाँ पर कि मैं
आ रहा हूँ वहाँ पर। तो जैसे ही मैं वहाँ पर रेस्क्यू सेंटर पहुँचा था तो मेरे चारों तरफ डॉग आकर बैठ जाया करते थे। तो उस प्रेम को महसूस करना वो मुझे ही पता है किस प्रकार से मैं उस प्यार को महसूस करता था। और वैसे भी कहते हैं ना कि इंसान से ज़्यादा वफादार जो होते हैं जानवर होते हैं। जो मैंने आपसे कहा कि उस समय ये जो समय आया था तो शेल्टर होम शायद आपको बंद करना पड़ा था, तब क्या किया आपने? जो इतने सारे आपके जो एक रिश्ता बन गया था उन सारे डॉग्स के साथ। मैंने शेल्टर होम बिल्कुल बंद नहीं किया हुआ है। अभी भी मैं सेवा करता हूँ, अभी भी उन बेजुबान जानवरों के लिए खाने की व्यवस्था करता हूँ, अभी भी इलाज की व्यवस्था करता हूँ। बशर्ते ये कि मेरे पास शेल्टर होम नहीं है, मैंने बंद नहीं किया है, लोगों ने तोड़ दिया था उसको। अच्छा, लोगों ने तोड़ा है लोगों ने। एक दिन की बात थी, मैं वहाँ पर रेस्क्यू सेंटर पर गया तो देखा क्या लोगों ने डॉग्स को भगा दिया था वहाँ से। मैं वहाँ पर गया तो लोगों रात को मेरे पास 10 बजे फ़ोन आता था कि तुम्हारी FIR की जा रही है, तुम्हें धमकियाँ दी जाती तुमको, मैं तुम ज़्यादा डॉग को रखोगे या उनको ज़्यादा केयर करोगे तो तुम्हारे साथ मैं बहुत गलत करवा दूंगा। तो मैं भी डरा हुआ था क्योंकि हमें समाज भी देखना है, अपनी रेपुटेशन भी देखनी है, केयरिंग करना भी देखना था। तो एक दिन गया, मैं देखा तो शेल्टर होम पर सब लोगों ने उखाड़ फेंका था सब कुछ। तो फिर मैं गया तो फिर जितने डॉग्स मेरे पास थे उनको मैंने फिर व्यवस्था की उनकी। तो आज कंडीशन ये है कि उन डॉग्स के लिए मैं दवाइयों की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था आज भी कर रहा हूँ। मतलब अभी भी उनसे जो रिश्ता है वो बना हुआ है। लेकिन जो शेल्टर होम की कहानी जहाँ से ख़त्म हुई, फिर एक और कहानी शुरू हुई थी जहाँ एक बार आप ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और 8 साल की बच्ची जो कैंसर से पीड़ित थी, तब उसकी आंखों में जब इन्होंने देखा था तब फिर एक और सपना आया था जब उस बच्चे कि उस दर्द को इन्होंने समझा और फिर इनको लगा कि नहीं, अगर इसकी मदद कोई और नहीं भी करेगा तो मैं ज़रूर इनकी मदद के लिए आगे आऊँगा। वो क्या हुआ था, किस तरह से हुआ था और कैसे फिर ये दूसरा सफ़र जो कैंसर पीड़ित बच्चों के दुख से आप जुड़ चुके थे? आरती जी, रांची से मुंबई की ओर मैं आ रहा था ट्रेन में, तो शूट से आया था, शूट करके आया था, उसमें फिल्म का शूट था, उसमें लौट रहा था। तो मैंने देखा कि सामने एक बच्ची है जिसकी बच्ची की उम्र है 10 से 11 वर्ष के करीब थी। मिडिल बर्थ पे बैठी थी वो, मैं भी लोअर बर्थ पे बैठा था। तो वो बच्ची को उसके मम्मी पापा ने, पिताजी ने उसको एक चद्दर से लपेट कर रखा हुआ था। मुझे नहीं पता था इस बच्ची को क्या हुआ था। उस बच्ची को बार बार वॉमिट हो रही थी और बार बार बच्ची तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, मम्मी मुझे खाना दीजिए, मम्मी मुझे प्यास लगी है, पापा मुझे खाना दीजिए, पापा मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो, पापा दीदी से मिलना है, पापा मुझे भैया से मिलना है, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो मैं किताब पढ़ रहा था, किताब पढ़ते पढ़ते अचानक मुझे गौर किया मैंने कि बच्ची बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द में है। मैंने किताब को साइड में रखा और मैं बच्ची को ऑब्जर्व कर रहा था, इस बच्ची की प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने उसकी गार्जियन से पूछा, अंकल इस बच्ची को क्या हुआ। बोले बेटा मैं क्या बताऊं, इस बच्ची को ब्लड कैंसर हुआ है। तो मैंने जीवन में पहली बार बच्चा देखा था जिस बच्चे को ब्लड कैंसर है। बच्ची बहुत तकलीफ में थी। 11 बजे तक बच्ची दर्द से करा रही थी, ना कुछ खा रही थी ना कुछ पी रही थी, सिर्फ बस वो रो रही थी तकलीफ में। तो अचानक मेरे दिल में एक ख्याल आया कि भगवान, बच्चों को तकलीफ में क्यों रखते हैं आप इतना? यदि ईश्वर है तो इन बच्चों को तकलीफ में क्यों रखता है? इस बच्चे का कसूर क्या है? तो बेचारी मासूम बच्ची है। चलो यदि कोई यंग इंसान होता तो मैं समझ जाता, चलो वो मसाला खाता था, गुटखा खाता था, उसको भाई ब्लड क्या बोलते हैं उसको, माउथ कैंसर उसको हुआ है। इस बच्ची क्या कसूर था? तो जब मैं उसको देख रहा, वो मुझे ऑब्जर्व कर रही, घूर रही, रो भी रही, चिल्ला भी रही, तो अचानक मेरे मुंह से यही निकला कि भगवान क्या कर रहे हो आप यार। तो माँ ने क्या हुआ, उस बच्ची को अपने गोद में लिटा लिया। तो पिता कहते हैं उसको एक काम करो, सुला दीजिए इसको। तो माँ ने क्या किया, उस बच्ची को सिर पर उसके हाथ रख करके सुलाने का प्रयास किया, लेकिन बच्ची फिर भी तड़प रही थी। 12 बजे करीब बच्ची शांत हो गई, बिल्कुल शांत हो जाती है। तो पिता कहते हैं बच्ची सो गई क्या? तो माँ बोली कि हाँ बच्ची सो गई है। तो माँ की ममता
पिता का भी प्यार था। पिता समझ गए कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया। पिता ने उसके बच्चे को चेहरा देखा तो बच्ची तो एक्सपायर हो चुकी थी उसमें। मतलब वो बच्ची कैंसर से लास्ट स्टेज में थी। लास्ट स्टेज में थी वो बच्ची, वहीं पर एक्सपायर हो चुकी थी। तो रास्ते में सूरत कोई शायद स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर बच्ची को, डेड बॉडी को उसको उठाया गया उसको। तो मतलब वो जो कहानी थी, उस दर्द ने उस बच्ची जो कैंसर से पीड़ित बच्चे का आपने दुख देखा, तब से आप कैंसर पीड़ित तब से मुझे लगा कि इन बच्चों के लिए मुझे कुछ काम करना है। तो अभी तक कितने बच्चों की आप मदद कर चुके हैं? अभी से लगभग मेरे, अभी तो नए ही स्टार्ट किया है मैंने, अभी लग से 10 से 15 बच्चों को मैं अभी हेल्प कर रहा हूँ, बच्चों के केयर कर रहा हूँ बच्चों को। कई बार मैंने सुना है कि आपको जब जरूरत पड़ती है तो आप लोन भी ले लेते हैं। हाँ, लोन भी लिया है मैंने। लगभग अभी तक बेजुबान जानवरों के लिए और कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का लोन ले चुका हूँ। तो बहुत बड़ी बात है कि अक्सर जो लोग हैं अपने लग्जरीज आइटम्स के लिए या अपनी सुविधाओं के लिए, घर के लिए लोन लेते हैं, लेकिन एक ऐसे इंसान भी हैं जो बच्चों की मदद करने के लिए, जो अदर बच्चे हैं उन्हें कैंसर से बचाने के लिए लोन लेते हैं, क्योंकि उनके पास सुविधाओं का अभाव है। एक इंसान दुनिया से हटकर एक अलग राह पर चलता है तो कई बार उसे पागल कहा जाता है, और कहते हैं कि आपके लिए तो बहुत ज्यादा, कहते हैं कि ये एक पागल मास्टर के नाम से आप बहुत ज्यादा फेमस हैं। तो क्या राज है इसके पीछे? जब मैंने डॉग का स्टार्ट किया था जी, डॉग को केयर करना स्टार्ट किया था, तो सब मुझे पागल ही कह देते हैं। जितने भी कोचिंग सेंटर के लोग थे या आस पड़ोस के लोग थे या व्यवहारी में थे, ये पगला गया है तो, ये पागल हो गया है तो, ये क्या कर रहा है तू मुझे यार, अजय सर क्या कर रहे हो तुम? हमने कि जो मैं कर रहा हूँ अच्छे कर रहा हूँ, मुझे हमें सुकून मिल रहा है बस मुझे। एक बात जो आप सभी को बताने के लिए कि टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है वहाँ पर कैंसर पीड़ित बच्चों का जो इलाज होता है वो मुफ्त होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते, इसलिए अजय जी उनका जरिया बनते हैं। जहाँ उरई, जहाँ उनका जो क्षेत्र है वहाँ, और इसके साथ ही मुंबई से भी अगर कोई बच्चा उनसे जुड़ता है तो वो उसकी मदद करते हैं। लेकिन फिर भी अजय जी, आपका आगे आपने क्या सोचा है, क्योंकि कैंसर पीड़ित बच्चों का इलाज करना इतना आसान नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत सारे अदर खर्चे भी होते हैं, तो आप उनको कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो है वो निःशुल्क बच्चों का इलाज करता है, कैंसर पीड़ित बच्चों का इलाज करता है। जन्म से लेकर 15 साल के बच्चों का निःशुल्क यहाँ पर इलाज होता है। और ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि हमारा जो काम रहता है, मैं लोगों को काउंसलिंग करता हूँ कि भाई अदर जगह घुमा कर ना ले करके, भाई होता क्या कि बच्चों का इलाज छोटे से हॉस्पिटल में करा रहे हैं और लोगों के पास पैसे कमी रहती है, तो ऐसे लोगों को हम प्रेरित करते हैं कि भाई बच्चे का इलाज टाटा में कराएं और वहाँ पर निःशुल्क इलाज हो जाएगा। और मेरा उद्देश्य यही है कि जीवन का, कि ऐसे बच्चों के लिए मैं जीवन भर काम करूँ, लेकिन मैं चाहूँगा, देखो मैं अकेले नहीं कर सकता सबका, मुझे फैमिली भी देखने हैं, बच्चों को भी देखना है, एनिमल्स को भी देखना है मुझे, तो मैं चाहूँगा कि लोग मेरे साथ जुड़ें, ठीक है, और मेरे साथ जुड़ कर के काम करें। और मुझे भी बहुत मदद की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के साथ जो डेडिकेशन साथ जुड़ सकें, भाव निस्वार्थ भाव हो। और मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट के द्वारा मुझे अभी कोई भी फंडिंग नहीं हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि अभी यहाँ के जितने भी लीडर्स वगैरह हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ के लोगों से कि कुछ ना कुछ फंडिंग मुझे हो जाए, तो जिससे कि इन बच्चों की मदद कर सकूँ मैं। जिस तरह से अपनी आर्थिक तंगी को देखते हुए, परिवार का विरोध सहते हुए, पागल मास्टर बोलते हुए भी अपने कर्मों को नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका दिल जो जुड़ा वो दुख से जुड़ा, किसके? बेजुबान के और उन छोटे बच्चों के जो कैंसर से पीड़ित हैं। मैं यही चाहूंगी कि अगर आप इस पॉडकास्ट से जुड़े हैं, अगर आप उन बच्चों के दर्द को समझ पा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अजय जी से जुड़ें, उनसे संपर्क करें और ऐसे बच्चों की मदद के लिए आगे आएं, क्योंकि हम सभी इंसान हैं और इंसानियत तभी जिंदा है जब हम अपने जैसे इंसानों की मदद कर पाते हैं, क्योंकि भगवान किसी रूप में ज़रूर आते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच अजय जी RJRT टॉक से जुड़ने के लिए। तो आपकी जो ये सामाजिक सेवा है, जो सच में आप दिल से करते हैं और शायद आपकी ज़िंदगी का ये ध्येय बन चुका है, यही चाहेंगे कि आप इस राह पर इसी तरह से चलते रहें और आपकी इंसानियत इसी तरह से जिंदा रहे। धन्यवाद।